सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द पेशेंस स्टोन के बारे में। ये कहानी है एक औरत की जिसका कई सालों से हर रोज बलात्कार होते आया है, लेकिन इस बात को समझते समझते उसकी आधी उम्र निकल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने अफगानिस्तान का दृश्य आता है। ये वो वक्त है जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियां चल रही थी। तभी हमारे सामने एक घर का दृश्य आता है। इस घर के अंदर हम एक महिला को देखते हैं जिसकी उम्र है तकरीबन 30 साल। उसके सामने उसका पति पड़ा हुआ है जो अपाहिज हो चुका है। युद्ध के दौरान उसके पति के गर्दन में एक गोली लगी थी, तब से वैसे ही जमीन पर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी उसका देखभाल करती है। बाहर चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, बाहर चाहे कितनी भी गोलियां चल जाए, वो इस घर से बाहर नहीं जाती। हमेशा ही अपने पति का ध्यान रखती है। दिन भर वो कपड़े भिगो करके अपने पति के शरीर को साफ करती है और उसके लिए दुआ भी मांगती है कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। वो सारा दिन अपने पति से ऐसे ही बात करती रहती है। उसे ये भी पता नहीं कि उसका पति उसकी बातों को सुनता है या नहीं। वो उसे नए नए नुस्खे आजमाने के लिए कहती है ताकि उसका पति होश में आ जाए, लेकिन वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। जब पति बीमार पड़ा था तब डॉक्टर ने कहा था कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर वो ठीक हो जाएगा, लेकिन 2 महीने का वक्त बीत चुका है और उसका पति अभी भी जमीन पर ऐसे का ऐसे पड़ा है। धीरे धीरे ये महिला परेशान हो रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो दिन भर अपने पति को सारी बातें बताती रहती है कि उसके साथ क्या हो रहा है यहाँ पर। इन चीजों से उसकी मानसिक स्थिति भी खराब होती जा रही है। लेकिन इसकी 2 बेटियां हैं, वही इसका सहारा है। उन्हें देख करके अपना सारा गम भुला देती है। इसकी दोनों बच्चियां कहती हैं कि हमें बहुत ही ज्यादा भूख लगी है। इनके घर में राशन भी नहीं है और ना ही पीने का पानी है। इन चीजों को देखने के बाद महिला परेशान हो जाती है। दोनों बच्चियों को लेकर के जाती है अपने पड़ोसी के पास और उनसे पूछती है कि क्या आज पानी वाला आया था। वो लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। तब वो आगे जाने लगती है दवाई की दुकान की तरफ। इसी बीच यहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट आ जाते हैं जो अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और बॉम्ब्स भी फोड़ते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को ये आदत हो चुकी है। हर रोज उन्हें गोलियों की आवाजें सुनाई पड़ती है और बॉम्ब्स के फटने के भी। वो अपने काम में लगे रहते हैं क्योंकि कई महीनों से ये चीज यहाँ पर ऐसे ही चलती जा रही है। अब वो महिला पहुंच जाती है एक दवाई की दुकान में और अपने पति के लिए दवाइयाँ मांगती है। दुकानदार कहता है कि अब मैं तुम्हें और दवाइयाँ नहीं दे सकता। ऑलरेडी तुम्हारा उधार बहुत ही ज्यादा हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि तुम पुराना कर्जा भी चुका पाओगे। मैं तुम्हें और कर्जा नहीं दे सकता। इन बातों को सुनने के बाद महिला बहुत परेशान हो जाती है और वापस चली आती है अपने घर पर। उसे पता है कि उसका पति भूखा है। वो भले ही बातचीत ना कर सकता हो और उसका शरीर ना चले, फिर भी उसके शरीर को खाने की जरूरत है। वो नमक पानी डाल करके उसके मुंह में एक पाइप लगा देती है ताकि पानी उसके शरीर के अंदर जा सके। महिला को ये बात पता नहीं कि उसका पति सुन सकता है या नहीं। फिर भी वो बाहर जाने से पहले हमेशा ही उससे परमिशन लेती है और पूछती है कि वो बाहर जाए या ना जाए। वो सारी बातें बताती है कि वो बाहर किस काम के लिए जा रही है। इन बातों को बताने के बाद वो थोड़ी देर तक अपने पति की शक्ल देखती है, फिर यहाँ से निकल पड़ती है। इस महिला का इस पूरे शहर में एक ही रिश्तेदार है और वो है इसकी आंटी जो बगल में ही रहती है। अब इसकी परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसीलिए वो मदद मांगने के लिए जाती है अपने आंटी के पास। बाकी उसके सारे के सारे रिश्तेदार यहाँ से जा चुके हैं शहर छोड़ करके जब से यहाँ पर हमला शुरू हुआ है। ये महिला पहुँचती है अपने आंटी के दरवाजे पर और दरवाजा खटखटाने लगती है। तब एक अज्ञात महिला दरवाजा खोलती है। जब ये महिला पूछती है कि उसकी आंटी कहाँ है, वो कहती है कि मुझे नहीं पता, इस घर को अब हमने ले लिया है। वो महिला ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। ये बात कहीं ना कहीं इस महिला को अंदर से तोड़ करके रख देती है क्योंकि अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी है। वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती और इस शहर में कोई बचा भी नहीं है। वापस आकर के वो अपने पति को सारी बात बताती है कि उसकी आंटी भी शायद यहाँ से चली गई। अब उसे पता नहीं कि वो किससे जा करके मदद मांगे। बच्चे भूखे हैं, घर में ना ही खाना है और ना ही पानी और बाहर हर तरफ गोलियां चल रही हैं। वो अपने पति को कहती है कि आपकी माँ और आपके भाई भी शहर को छोड़ करके चले गए और उन लोगों ने मुझे एक बार बताया भी नहीं और ना ही मेरी बच्ची को। तब से हम यहाँ पर अकेले पड़े हुए हैं। वो कहती है कि उन्हें पता लग गया था कि आप अपाहिज हो चुके हैं, इसीलिए वो हमें बताना नहीं चाहते थे। कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। यहाँ पर हमें पता लगता है कि उसका पति जब ठीक था तब उसकी माँ पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था। अगर कोई भी मिलिटेंट इनके घर पर हमला करता था तो सबसे पहले लड़ने वाला शख्स उसका पति ही था। उसका पति यहाँ के सेना की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसके गर्दन में गोली मार दी। तब से उसकी ऐसी हालत है और वो अपाहिज होकर के पड़ा हुआ है। यह महिला आज पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो कहती है कि अब हमारी मदद सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं। वो ऊपर ईश्वर की तरफ देखती है और दुआ करने लगती है कि वो उसकी मदद करे और उसके बच्चों की भी। तभी उसे अपनी बच्चियों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो चली जाती है कमरे में
इन्हें भूख लगी है। रात होते होते हमें पता लगता है कि यहाँ पर बिजली भी नहीं है। वो लैंप जलाती है और सारे लोग अगल बगल में बैठ जाते हैं। इन दो मासूम बच्चियों को कुछ भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके पिता के साथ क्या हुआ। उन्हें लग रहा है कि उनके पिता इनसे नाराज हैं, इसीलिए वो इन लोगों से बात नहीं कर रहा है। वो बार बार पूछती रहती है, लेकिन ये महिला उन्हें कुछ भी नहीं बताती कि उनके पिता के साथ क्या हुआ है। रात में वो अपने पति के कमरे में आती है और पूरे शरीर को साफ करती है। तभी सुबह में यहाँ पर डॉक्टर आता है और कहता है कि मुझे देखना है आपके पति को। ये महिला कहती है कि मेरा महामारी का वक्त चल रहा है, अभी आपका अंदर आना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं पूरे तरीके से पाक नहीं हूँ, आपको थोड़े समय के बाद आना चाहिए, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। ये डॉक्टर कहता है कि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तब तक तुम उसके जख्मों का ख्याल रखना और ध्यान से देखना कि जख्म भर रहे हैं या नहीं। तब महिला चली आती है अंदर और अपने पति के जख्मों को देखने लगती है। बहुत देर देखने के बाद उसे अंदाजा होता है कि उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा। उसका जख्म जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, यानी कि वो ठीक नहीं हो रहा। तभी ये महिला देखती है कि बाहर अनाउंसमेंट हो रही है। जब वो खिड़की से देखती है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मस्जिद में बहुत ही सारा हथियार बटने वाला है और सारे लोग अपने अपने घर के लिए हथियार ले आए। इन बातों को सुनते ही महिला समझ जाती है कि यहाँ पर दुश्मनों का हमला होने वाला है, इसीलिए हथियार बट रहे हैं। वो तुरंत अपनी बच्चियों को लेती है और बगल वाले तहखाने में चली आती है। यहाँ पर जितने भी लोकल लोग हैं सारे के सारे आने लगते हैं तहखाने के अंदर। इनके साथ एक अपाहिज आदमी है, वो लोग उसे अंदर नहीं ला करके बाहर ही छोड़ देते हैं। सब लोग अब ईश्वर से दुआ कर रहे हैं बैठ करके तहखाने के अंदर। तभी दुश्मन आकर के हमला करने लगते हैं। चारों तरफ बॉम्ब्स फट रहे हैं, यहाँ पर टैंक भी घूम रहा है, मिसाइल्स भी छूट रही हैं, सबको आवाजें सुनाई पड़ रही है। कोई भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सारी आवाजें रुक जाती हैं। तभी महिला बाहर जाती है अपने पति को देखने के लिए। तब बाकी लोग भी बाहर आते हैं और उस अपाहिज आदमी को अंदर लेकर के आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यह हमला इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला। अगर बाहर टैंक है तब वो लोग फिर से हमला करेंगे। इसी बीच वो महिला पहुंच जाती है अपने पति के पास। देखती है कि हर तरफ धूल और मिट्टी है। वो उसके पूरे शरीर को साफ करती है और देखती है कि उसकी आंखों में भी धूल गई हुई है। तब वो वहाँ पर आई ड्रॉप्स डालने लगती है। इसी बीच वो देखती है कि अभी भी बाहर एक टैंक घूम रहा है, यानी जल्दी ही हमला होगा। लेकिन वो अपने आप को संभालती उससे पहले दोबारा हमला हो जाता है। यहाँ की खिड़की टूट जाती है। अब चारों तरफ ईंट और पत्थर हैं। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी बच्चियां अकेली हैं तहखाने में। वो भाग करके जाती है तहखाने के नीचे और अपने बच्चियों को गले से लगा लेती है, तब तक जब तक ये सारा का सारा हमला बंद नहीं हो जाता। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आकर के देखती है कि पूरी खिड़की टूटी हुई है। तब वो पूरे कमरे की सफाई करने लगती है कि इस कमरे को दोबारा अच्छा बना सके। उसका पति अभी भी यहीं पर लेटा हुआ है। तभी दोबारा यहाँ पर मिलिटेंट चले आते हैं और वो आकर के बंदूक तान देते हैं उसके पति पर। मगर वो महिला अभी यहाँ पर नहीं बल्कि तहखाने में है। वो देखते हैं कि आदमी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। तब वो उसकी घड़ी और शादी वाली अंगूठी ले लेते हैं और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ उस महिला के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं जिन्हें वो फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि आदमी मर चुका है, फिर भी वो इसे गोली मारने वाले होते हैं। तभी वो देखते हैं कि इस आदमी का यूनिफॉर्म बगल में ही पड़ा है, यानी कि ये भी कभी मिलिटेंट हुआ करता था। इन चीजों को देखने के बाद वो इन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। तभी महिला आती है ऊपर। पूरे घर को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि यहाँ पर बहुत लोग आए थे जिन्होंने पूरे घर की तलाशी ली है, लेकिन उसे इस बात की खुशी है कि उसका पति अभी भी ठीक है। तभी उसे बताया जाता है कि पड़ोसियों को उन लोगों ने मार दिया, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। तभी महिला टूट जाती है। वो समझ जाती है कि लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। हर रोज मौत का साया इनके सर पे मंडरा रहा है। इन्हें बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा। वो अपने बच्चियों को इस हालात में यहाँ पर नहीं रख सकती। वो दोनों बच्चियों को लेती है और यहाँ से निकल पड़ती है। वो दोबारा उसी घर का दरवाजा खटखटाती है जहाँ पर कभी उसकी आंटी रहा करती थी। फिर से वही महिला दरवाजा खोलती है और कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, यहाँ से चली जाओ। तब वो महिला अपनी दोनों बच्चियों को लेकर के आके बाहर बैठ जाती है। वो ऐसे ही बैठी रहती है। जब उस औरत को पता लगता है तब उसे दया आ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दरवाजा खोलती है और एक पर्ची देती है इस महिला को, जिस पर एक होटल का एड्रेस लिखा हुआ है। इस होटल में ज्यादातर वैश्याएं रहती हैं। बिना वक्त गवाए यह महिला पहुंच जाती है अपनी आंटी के पास। तब हमें पता लगता है कि उसकी आंटी एक वैश्या है। वो उसके बच्चों को देख करके बहुत खुश होती है। महिला सारी बात बताती है कि उसके घर के पास क्या हो रहा है। वो जगह उसके बच्चियों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। वो अपनी आंटी से आग्रह करती है कि वो उसके दोनों बच्चियों को यहाँ पर रखें। उसकी आंटी मान जाती है और कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, मैं इन्हें संभालने के लिए तैयार हूँ। ये महिला कहती है कि मैं अपने पति को देखने हर रोज जाया करूंगी। फिर वो आंटी से पूछती है कि वो वैश्या कैसे बन गई। उसकी आंटी अपनी पूरी कहानी बताती है कि बहुत छोटी सी उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के कई सालों के बाद भी मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। जैसे ही ये बात मेरे ससुर को पता लगी, वो हर रोज आकर के मेरा बलात्कार करने लगा। ये सिलसिला कई सालों तक चला। वो मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। मेरे शरीर के एक भी अंग को नहीं छोड़ता था। हर जगह उसकी हैवानियत के निशान थे। एक दिन मैं इन सारी चीजों से
तंग आ गई। तब मैंने अपने ससुर का कत्ल कर दिया और वहाँ से भाग करके चली आई। तब से मैं आजाद हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि अब मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। वैश्या तो मैं उस वक्त थी, अब मैं आजाद हूँ। ये सारी कहानियां सुनाने के बाद वो कुछ पैसे देती है इस महिला को। तब वो महिला वापस चली आती है अपने पति के पास। उसे पता है कि उसके पति को देखभाल की जरूरत है। अब वो अपने पति को एक एक चीज बताने लगती है कि आखिर अब तक उसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन कभी भी आपने मेरे खूबसूरती की तारीफ नहीं की और ना ही इस बात को जताया कि आप मुझे चाहते हैं और मैं आपको अच्छी लगती हूँ। आपके भाइयों ने हमेशा ही मेरी ज्यादा तारीफ की। जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप कभी भी मेरे पास नहीं थे। हमेशा ही ऐसा लगता था कि मैं आपसे डरती हूँ। आप जब मेरे साथ सोने भी आते थे तब हमेशा ही जबरदस्ती करते थे। मैं कभी भी चीजों के लिए तैयार नहीं थी। जब से ये चीजें मेरे साथ हुई, पता है आपके भाई यहाँ से क्यों चले गए आपकी माँ के साथ? उन्हें पहले से पता था कि यहाँ पर युद्ध होने वाला है और ये जगह ज्यादा खतरनाक है और ये बात शायद आपको भी पता थी, लेकिन आपने मुझे कभी भी नहीं बताया। आपको मेरी परवाह नहीं थी, मैं इस बात को समझ सकती हूँ, लेकिन आपकी 2 बच्चियां हैं, आपने उनके बारे में भी नहीं सोचा और ना ही आपके परिवार ने। आप हमेशा ही अपने काम में मशगूल रहते थे। आप इतने मशगूल थे कि शादी के दिन भी आप नहीं आए। मेरी शादी आपके तस्वीर से हुई थी। मुझे आपको देखने और सोचने का वक्त ही नहीं मिला। आप आते और सीधा मेरे साथ शरीर संबंध बनाते और मैं भी इन सारी चीजों के लिए मानती गई, क्योंकि सही वक्त पर अगर मुझे बच्चा नहीं होता तब आपकी माँ मुझे घर से निकाल देती, ये कह के कि मैं बांझ हूँ। इसीलिए मुझे बच्चों को पैदा करने के लिए आपके साथ हर एक चीज करना पड़ा, वो भी आपके जबरदस्तियों के साथ। मैंने पूरी जिंदगी मर्दों को समझा ही नहीं है। एक लड़की सबसे पहला मर्द अपने जीवन में अपने पिता को देखती है, जिसे देख करके वो समझ पाती है कि एक मर्द कैसा होता है। मेरे पिता बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्हें पक्षियों को पालने का बहुत शौक था। वो उन्हें पालते थे और दिन भर तैयार करते थे। वो दिन भर उसके शरीर पर हाथ फेरते थे। जब एक बार वो तैयार हो जाए तब वो उन्हें लड़वाने लेकर के जाते थे और अपनी सारी कमाई उन पर दाव लगा देते थे। वो अपनी सारी कमाई को हारते और घर वापस आ जाते। वापस आने के बाद वो मेरी माँ को पीटते और हमें भी पीटते। मैंने हमेशा इसी चीज को देखा है कि मर्द बहुत ही कठोर होते हैं। वो अपनी मनमानी करते हैं और किसी पर भी हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। और ये सारी चीजें मैंने अपने पिता को देख करके समझ ली थी। मेरे पिता की जुए की लत कभी भी खत्म नहीं हुई। एक दिन उन्होंने अपनी सारी की सारी चीजें दाव पर लगा दी, फिर भी उनका मन नहीं भरा। उन्हें लगा कि वो इस बाजी को जीत सकते हैं। तब उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को दाव पर लगा दिया और वो बाजी को हार गए। तब एक बूढ़ा आदमी आया हमारे घर पर और मेरे पिता ने उसके साथ अपनी 12 साल की मासूम बच्ची को भेज दिया। इन चीजों को देखने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा डर गई। मुझे लगा कि अगली बारी अब मेरी होगी। तब मैंने उस पक्षी को निकाला और रख दिया बिल्ली के सामने। बिल्ली ने उस पक्षी को मार दिया, लेकिन उसने एक पंजा मेरे चेहरे पर भी मारा और वो निशान अभी तक मेरे चेहरे पर है। मेरी परेशानियां कभी भी खत्म नहीं हुई, न शादी से पहले न शादी के बाद। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय आपकी मृत्यु हो गई होती तब मुझे ब्याह दिया जाता आपके किसी भाई के साथ, तब मैं ज्यादा सुरक्षित रहती। इतना कहने के बाद वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है और अपनी आंट को जाकर के सारी चीजें बताती है कि वो दिन भर अपने पति से पागलों की तरह बातें करती रहती है। जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ है वो सब कुछ साझा करती है अपने पति के साथ, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि वो इन बातों को सुन रहा है या नहीं सुन रहा। इन बातों को सुनते ही उसकी आंटी एक कहानी सुनाती है संगे सबर की, यानी द पेशेंस स्टोन की, कि एक पत्थर हुआ करता था जिसे लोग अपनी पूरी कहानी बताते थे। वो अपने सारे छुपे हुए राज बताते थे उस पत्थर को, और वो तब तक करते थे जब तक उनके अंदर की सारी चीजें ना निकल जाए। एक दिन जब उनके अंदर की सारी चीजें निकल जाती थी तब वो पत्थर अपने आप हजारों टुकड़ों में बिखर जाता था और अपने साथ उन सारे राज को लेकर के चला जाता था। तब से वो इंसान आजाद हो जाता था। लोगों का कहना है कि जब कोई अपाहिज हो जाए तब वो भी संगे सबर बन जाता है। वो एक पत्थर के समान है जिसे आप अपने सारे राज बता सकते हैं। इन बातों को सुनने के बाद महिला समझ जाती है कि उसका पति भी संगे सबर है, यानी अब वो उसे सारे राज बता सकती है। अगले दिन वो अपने पति के पास पहुंचती है और उसके पूरे शरीर को धो करके नहलाती है और 10 साल की शादी में पहली बार उसके होठों पर किस करती है और बताती है कि आज भी मुझे याद है वो पहली रात जब आप मेरे करीब आए थे। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उस दर्द के बारे में मैं आज भी बात नहीं करना चाहती कि वो कैसी भयानक रात थी और आपने मेरे साथ क्या हरकत की, और वो भी जबरदस्ती। आपने मुझसे 1 सेकंड के लिए भी आराम से बात नहीं किया। आपकी माँ ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि उन्हें बच्चा चाहिए और मुझे पता था कि बच्चा सिर्फ ऐसे ही पैदा होता है। जब ये महिला ये बातें बता रही होती है तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं। जब वो खिड़की से झांकती है तो देखती है कि उसके पड़ोसी एक लाश को दफना रहे हैं। तभी यहाँ पर डॉक्टर आ जाता है, लेकिन महिला उसे अंदर नहीं आने देती क्योंकि इस डॉक्टर को पैसे देने के लिए उसके पास कोई भी पैसा नहीं है। इसलिए वो डॉक्टर को भगा देती है और चली आती है घर के अंदर। तभी उसे पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ चुके हैं और उसका पति एक मिलिटेंट हुआ करता था। अगर उन्हें पता लगेगा तब वो उसके पति को मार देंगे। वो उसे छुपा देती है और उसके बाद चारों तरफ से ला करके यहाँ पर रजाइयाँ रख देती है ताकि कोई भी उसके पति को देख ना सके। थोड़ी देर के बाद 2 आदमी अंदर आते हैं, जिनमें से एक कमांडर है
है और एक सिपाही है, वो पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। इन दोनों को देखने के बाद महिला को लगता है कि ये दोनों अब उसका बलात्कार करेंगे। तब वो कमांडर से कहती है कि वो एक वैश्या है। इन बातों को सुनने के बाद वो भड़क जाता है और कहता है कि मैं इस घर में क्यों आया, तुम जैसे नापाक औरत के पास, मुझसे दूर रहो। वो उसके ऊपर थूकता है और यहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि महिला ने अपने हाथ में एक चाकू रखा था कि अगर कमांडर उसके साथ जबरदस्ती करेगा तब वो उसे मार देगी। इन दोनों के जाने के बाद ये महिला यहीं पर सो जाती है रात में, और सोते समय अपने पति को कहती है कि मेरे और भी बहुत सारे राज हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। जैसे ही सुबह होती है उसे दोबारा आवाजें सुनाई पड़ती हैं। तब वो अपने पति को छुपा देती है और जाकर के दरवाजा खोलती है। हम देखते हैं कि वो दूसरा सिपाही आया है जो कमांडर के साथ आया था। इस सिपाही की उम्र बहुत ही कम है। वो कभी भी किसी महिला के साथ हम बिस्तर नहीं हुआ। वो किसी भी कीमत पर इस महिला के साथ हम बिस्तर होना चाहता है। वो बहुत सारे पैसे निकाल करके अगल बगल में फेंक देता है और जबरदस्ती करने लगता है महिला के साथ। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और उसका बलात्कार कर देता है। इस सिपाही की उम्र बहुत ही कम है। वो पहली बार किसी महिला के साथ हम बिस्तर हुआ था। आज से पहले उसे पता भी नहीं था कि हम बिस्तर कैसे होते हैं, इसीलिए वो इस महिला के साथ ज्यादा देर तक संभोग नहीं कर पाया। और इस महिला को भी ये बात समझ में नहीं आई कि इस लड़के ने क्या किया। वो लड़का जैसे ही यहाँ से जाता है महिला रोने लगती है और अपने पूरे शरीर को साफ करती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं और इन पैसों की उसे वाकई में जरूरत है। वो सारे पैसे बाहर लेकर के जाती है, फिर खाना और दवाइयाँ लाती है अपने पति के लिए, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। वो रोज घर की सफाई करती है और कपड़े धोकर के बाहर सुखाने लगती है। तभी वो लड़का दोबारा आता है इस महिला के पास। इस बार दोबारा वो पैसे लेकर के आया है। तभी महिला उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, इस बार अपनी मर्जी से। वो समझ चुकी है कि उसे पैसों की जरूरत है और ये लड़का उसे पैसे दे रहा है। इंटीमेट होने के बाद वो ये सारी बातें अपने पति को बताती है और लड़के का मजाक भी बनाती है कि वो बिस्तर में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो मुझे संभाले और वो सब कुछ मेरी आंखों में देख करके करता है जैसे कि उसे परवाह है। वो कहती है कि थोड़े समय पहले मैं उस लड़के को मारना चाहती थी, लेकिन अब वो मुझे अच्छा लगता है। ये बातें बताते समय इस महिला को महसूस होता है कि बलात्कार उसका पति किया करता था। इस लड़के ने कुछ नहीं किया है इस महिला के साथ। असली बलात्कारी उसका पति है जो हर रोज उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ करता था। धीरे धीरे इस महिला को सारी बातें समझ में आ रही हैं। वो ये सारी बातें अपने पति को बताती है कि वो उसके बारे में अब क्या सोचती है। एक दिन जब वो बाहर से अंदर आती है तब देखती है कि यहाँ के खिड़की और दरवाजे को किसी ने ठीक कर दिया है। वो समझ जाती है कि ये काम उस लड़के ने किया है। इस बार जब वो लड़का उससे मिलता है तब कहता है कि बस मैं आपके साथ थोड़ी देर तक बैठना चाहता हूँ। ये दोनों अंदर आकर के बैठ जाते हैं। तब वो लड़का अपनी कमीज उतारता है और अपने शरीर के पूरे जख्मों को दिखाता है और कहता है कि मैं एक अनाथ हूँ। थोड़े समय के बाद कमांडर की नजर पड़ी मुझ पर। तब से वो हर रोज सिगरेट पी करके मेरे पूरे शरीर पर सिगरेट बुझाता था और वो आज भी मेरे साथ ऐसा ही करता है। मैं कभी भी अपनी आवाज नहीं उठा पाया। मुझे कभी किसी ने प्यार नहीं किया। मैं कभी किसी के भी गले नहीं लगा। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है और इस महिला के गले से लग जाता है। तब वो भी रोने लगती है और उसे एहसास होता है कि सिर्फ उसकी ही जिंदगी मुश्किल नहीं है, यहाँ के सारे लोगों की जिंदगी बहुत ही मुश्किल है। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगले दिन जब वो महिला वापस आती है तब वो देखती है कि उसके दरवाजे पर फ्रूट्स रखे हुए हैं और फ्रूट्स में एक सोने की चैन भी है। वो समझ जाती है कि उसी लड़के ने इन चीजों को रखा है। अंदर लाने के बाद वो सोने की चैन को देखने लगती है। उसे बहुत खुशी होती है। पहली बार उसे कोई प्यार कर रहा है और ये बात बता रहा है कि एक महिला से कैसे बर्ताव किया जाता है और उसे खुश कैसे किया जाता है। वो ये सारी बातें अपने पति को बताती है। तभी उसे एहसास होता है कि वो उस लड़के को चाहने लगी है और ये गलत है, ये गुनाह है। तब वो अपने ईश्वर से माफी मांगती है। जैसे जैसे समय बीतता है वो अपने पति को कहती है कि आपको मैं अपनी आखिरी राज बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब मैंने बहुत बार अपने बच्चे को मारने की कोशिश की, दोनों बार। पता है क्यों? क्योंकि वो दोनों बच्चे आपके नहीं है। क्योंकि बहुत समय पहले मुझे ये बात पता लग गई थी कि कमी आप में है, ना कि मुझ में। लेकिन इस बात को आपकी माँ कभी भी नहीं समझती। एक वक्त के बाद वो मुझे घर से बाहर निकाल देती। तब मैं अपने आंटी के पास गई और आंटी ने मेरी मदद की। आपकी माँ को लगता था कि मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं दूसरे मर्दों के साथ सोती थी। मैंने कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब सब चीज ठीक हो गया। ये दोनों बेटियां आपकी नहीं है और मैं भी नहीं जानती कि इनके पिता कौन है। इन बातों को सुनने के बाद पहली बार उसका पति होश में आता है और होश में आते ही वो महिला का गला दबाने लगता है ताकि उसे मार दे। तब अपनी जान बचाने के लिए महिला स्टैब कर देती है अपने पति को और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब थोड़ी देर के बाद इस महिला को एहसास होता है कि इसका पति ही संगे सबर था, यानी कि वो पत्थर। जब उसने अपना आखिरी राज अपने पति को बताया तब उसकी मृत्यु हो गई। वो उसके सारे राज को अपने साथ लेकर के चला गया और इस महिला को आजाद कर दिया अपनी सारी गलतियों से।
इसी बीच यहाँ पर वो लड़का आ जाता है और देखता है कि इस महिला ने अपने पति को मार दिया। इस चीज को देखने के बाद वो समझ जाता है कि औरत अब आजाद हो चुकी है। इसके साथ अगर कोई भी गलत करेगा तब ये अपने लिए लड़ेगी। इसे अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।